एक निश्चित समय अवधि में सामूहिक धारा के अनुकूल। बैठो आराम से। किसकी है पहली क्लास आज? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं और बाकी सब लोग पुराने हैं ना? सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कोई नहीं। ठीक है भाई। फर्स्ट क्लास वाले मुझे बताओ क्या क्या कर रखा आपने पढ़ाई में? फर्स्ट क्लास वाले जो हैं, पहली क्लास जिनकी है, एक एक करके बताओ क्या क्या पढ़ रखा आप लोगों ने? हाँ, किस में? ज्योग्राफी में? अरे बाप रे, खतरनाक। नाइस, ओके। और बाकी? कंप्लीटेड, ओके। और यहाँ पे हिस्ट्री से किया है, ओके। सेकेंड डे में आया आप अभी, ठीक है। हाँ, तो आपकी तो सेकंड क्लास है ना? मैं तो पहली क्लास वालों से पूछ रहा था। और कौन है पहली क्लास वाले? और अच्छा, मतलब पूरे ग्रेजुएट भी नहीं है अभी लोग। और कौन है? आपका बीएससी कंप्लीट, थर्ड ईयर है। सेमेस्टर होता होगा ना कि ईयर होता है? सेमेस्टर है, ओके। आपका सेकेंड ईयर, अच्छा, मतलब अंडर ग्रेड्स ज़्यादा हैं। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है? कंप्लीट हो गई आपकी? हाँ, अरे वाह, ठीक है। क्या कर रहे हैं अब, क्या पढ़ें? हैं? हाँ, नहीं पॉलिटी तो पढ़ेंगे। अरे क्या पढ़ें सर पॉलिटी में? आप बताओ सर। सोर्सेस पढ़ रहे थे, पर अब ये नए लोग आ गए, अब क्या करें इनका? पानी पी लो। हाँ, देखो, एक काम करते हैं कि वो लोग जिनकी पहली या दूसरी या तीसरी क्लास है, उन लोगों को बता दूं कि मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ अभी यहाँ इस बैच में, ठीक। अब इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, उस चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप ध्यान रखना कि अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो सबसे प्रचलित किताब है, जिसने सब्जेक्ट को जब सबसे ज़्यादा जो है वो आसान, सुगम, सरल बना दिया है, वो है एम लक्ष्मीकांत करके किताब आती है। अगर आप इसके अलावा कोई और भी किताब देखते हो तो आपको वहाँ पे पॉलिटी की शुरुआत होगी एक चैप्टर से जिसका नाम होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। नाम है उस चैप्टर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर है, ये 2024 में अभी जो लेटेस्ट आपके एमपी पीएससी के अंदर सिलेबस का चेंज हुआ है, उस सिलेबस चेंज में अब ये सिलेबस टॉपिक अब आपके पॉलिटी के अंदर नहीं रहा है, इसके पहले तक था। तो आपको यहाँ से शुरुआत अब नहीं करनी है, ये वाला टॉपिक जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। अब आते हैं कि हमने अपनी क्लास में अभी तक जो है वो क्या देखा है। तो हमने क्लास के अंदर शुरू किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करके, ठीक। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे। फिर उसके बाद हमने बात किया था अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान जो है वो क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। यार ये एसी थोड़ा वो कर देना तेज, बहुत गर्मी लग रही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है,
फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बात किया था फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। फिर इसके बाद हमने टॉपिक उठाया था, जो पहला टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ें जो है अभी तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक, अब क्योंकि आधा आधा हो गया, आधे नए हो गए, आधे पुराने हो गए, तो एक काम करते हैं कि अब हम यहाँ से आज की क्लास में हम ये सोर्सेस हमने शुरू ही किया था पढ़ना, इसके अंदर अभी कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। ठीक, तो हम सोर्सेस पढ़ना शुरू करते हैं। और वो जिन लोगों की ये पहली क्लास उन लोगों को भी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसा चीज़ हम पढ़ेंगे जो समझ में नहीं आएगी, सारी चीज़ें समझ में जो है वो आ जाएंगी। फिर रही बात कि भाई इसका क्या होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये वाला चैप्टर कि जो पीछे का चैप्टर है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हम देखते हैं कि किसी एक दिन हम ऐसा डिसाइड कर लेंगे कि इस दिन जो है वो ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो दोज ऑफ यू हु डू नॉट वांट टू अटेंड द क्लास अगेन, दे मे चूज नॉट टू कम टू द क्लास। तो चाहें तो नहीं आएंगे, नहीं आए, और अगर उनको लगता है कि दोबारा बैठना है तो वो क्लास में दोबारा बैठ सकते हैं, ऐसा कर लेते हैं। मुझे लगता है ये ठीक तरीका है, एक मिडिल ग्राउंड ठीक है ये। ठीक, इसमें अगर किसी को असहमति है तो वो बता दे, वरना हम सोर्सेस पढ़ना शुरू करते हैं। किसी का कोई राय मत नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, जैसा मैंने बोला वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, कुछ तो बोल दो यार, कुछ नहीं बोलोगे? हाँ, सोर्सेस पढ़ लेते हैं। ठीक, हालांकि वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर जगह पे आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही दिखेगा ये सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ जगह अलग दिखेगा टॉपिक के रूप में, पर ज़्यादातर जगह आपको साथ में ही दिखेगा ये कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ठीक, अब देखो, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालना है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें पहला पॉइंट लिखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यह है GOI, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखो भारत जो है, मतलब शुरू से शुरू करें इसको, ताकि वो लोग जिनकी पहली क्लास है उनको ऐसा ना लगे कि एकदम कहाँ से जो है वो कहानी शुरू हो गई। तो भारत जो है वो हमेशा से एक आज़ाद देश नहीं था, ये सब तो हमने बचपन से सुना हुआ है। भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 के पहले जो है भारत एक कॉलोनी था। क्या बोलते हैं उसको? कॉलोनी। किसकी कॉलोनी था? जो कॉलोनियल पावर थी वो थी ब्रिटिश या ब्रिटेन। ब्रिटेन की हम एक उपनिवेश थे, एक कॉलोनी थे। उसको कॉलोनी मतलब जहाँ पे एक फॉरेन कंट्री आके अपना कंट्रोल, अपना डोमिनेंस, अपनी पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश कर ले और उस पर्टिकुलर टेरिटरी को अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए उसका यूज़ करना जो है वो शुरू करे। तो ऐसी टेरिटरी को बोलेंगे कॉलोनी, और जो देश उसके ऊपर शासन बैठा है, बनाए हुए बैठा है, उसको बोलेंगे कॉलोनियल पावर। तो इंडिया बनेगी कॉलोनी और ब्रिटेन बना कॉलोनियल पावर। ऐसे ही वो जो टाइम पीरियड चल रहा था वर्ल्ड इतिहास में, उस टाइम पीरियड को ही हमने बोला एरा ऑफ कॉलोनाइजेशन, जहाँ पे यूरोप के चंद देश, पोर्चुगल, डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन, फ्रेंच, इंग्लिश, ये लोग जो है इन्होंने दुनिया भर में जाके अपनी क्या करी थी, ऐसे कॉलोनीज को एस्टैब्लिश कर लिया था। ठीक, उसमें से ब्रिटेन सबसे बड़ा जिसका कॉलोनियल एम्पायर था, उस देश का नाम था ब्रिटेन। और उन सारी कॉलोनीज में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्राइज्ड पोजीशन जो ब्रिटेन का था वो थी हमारी कॉलोनी, इंडियन कॉलोनी। अब जब ब्रिटिश भारत में आए तो उसके पहले भारत में अलग अलग राज्य रजवाड़े अपने हिसाब से अपने अपने टेरिटरी के ऊपर रूल कर रहे थे। ठीक,
और शासन व्यवस्था हर अपने राजे रजवाड़ों की अलग अलग शासन व्यवस्थाएं भी थी। ब्रिटिशर्स जब आए तो ब्रिटिशर्स ने जिन टेरिटरी के ऊपर रूल करना शुरू किया, वहाँ से जो है टेरिटरीज का क्या हुआ, यूनिफिकेशन होना शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स ने जब अपनी शासन व्यवस्था भारत के ऊपर लगाई तो अब उनको अब जब रूल करना है, पहले तो वो ट्रेडर की तरह आए थे, दे वर ओनली ट्रेडर्स। और वो जो ट्रेडिंग कंपनी भारत में आई थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, या पूरा नाम बोलेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो ब्रिटेन की थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। समझो आज की तरह आज की हमारे देश की रिलायंस या टाटा जो बाहर देश में जाके ऑपरेट कर रही है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था। ऐसे ही फ्रांस की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पर ऐसी कई सारी कंपनीज में लड़ाई चली, आप इतिहास में पढ़ोगे, और जो उस वर्चस्व की लड़ाई में जो जीत के निकली वो थी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी। आप इतिहास में पढ़ोगे कि ऐसा क्या कारण था कि ब्रिटेन की कंपनी ही जीत पाई, फ्रेंच कंपनी क्यों नहीं जीत पाई, इनके बीच में कई वॉर्स पढ़ोगे आप, क्या हुआ ऐसा, तो उसके अंदर आप कारण पाओगे। अब जब ब्रिटिशर्स जो है भारत के ऊपर जब उन्होंने रूल करना स्टैब्लिश किया, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब एक ट्रेडिंग कंपनी से, जब ब्रिटेन या ब्रिटिश कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से ग्रेजुअली ब्रिटिश जो है वो पॉलिटिकल पावर बन गए, या उन्होंने जो है पॉलिटिकल पावर गेन कर लिया, मतलब वो शासन करने लगे। पहले शासन नहीं कर रहे थे, बाद में जो है वो क्या बन गए, एक पॉलिटिकल पावर बने, मतलब उन्होंने शासन करना शुरू किया। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब जब वो शासन कर रहे हैं तो शासन करने के लिए, किसी भी देश में शासन करने के लिए आपको कानून की व्यवस्था चाहिए। आपको क्या बनाने हैं, कानून बनाने हैं। तो ब्रिटेन जब भारत में रूल कर रहे थे तो कानून कहाँ बनते थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है भारत की टेरिटरी मतलब जहाँ पे भारत की उन टेरिटरीज में जहाँ पे उनका सीधा कंट्रोल है, वहाँ उन एरियाज के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करता था कानून। ठीक, क्या करता था, कानून पास करता था, और उन कानूनों के हिसाब से भारत के ऊपर क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन या रूल किया जाता था। इन कानून बनाने की सिलसिला इस सिलसिले की शुरुआत हो गई थी 1773 में, और 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। यही चैप्टर है जिसके अंदर ये सारे एक्ट्स पढ़ने हैं 1773 से लेके 1935 तक, जो अब आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो प्रीलिम्स के ना ही मेंस के सिलेबस में, अब है ही नहीं है। ठीक, तो आखिरी जो इम्पोर्टेंट कानून आया जिसके हिसाब से ब्रिटिशर्स का शासन भारत के ऊपर हो रहा था, वो था, उस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 में आया था। भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ, तब तक भी ये 1935 का एक्ट के हिसाब से ही भारत में शासन हो रहा था। इवन आज़ाद होने के बाद भी हमारा जब तक संविधान लागू नहीं हो गया, संविधान लागू होने की तिथि है 1950, 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया भारत के टेरिटरी के ऊपर। तो जब तक भारत का संविधान, इवन आज़ादी के बाद भी ध्यान रखना, आज़ादी के बाद भी संविधान अभी इस दौरान क्या हो रहा था, अभी संविधान बन ही रहा था भारत का, वो हम पढ़ेंगे, वो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान बन के भारत का तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो तब तक, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं होता, तब तक भारत में जिस कानून के हिसाब से शासन हो रहा है, उस कानून का नाम है, ब्रिटिशर्स की देन है, और उस कानून का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये जो हमारा कानून है, अच्छा, इसके अलावा फिर दूसरी चीज़ कि आगे चल के जिन लोगों की पहली क्लास है वो हम आगे चल के देखेंगे कि भारत का संविधान बनाने के लिए हमने एक सभा का निर्माण किया, और उस सभा का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा बोला गया इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का संविधान बनाने के लिए, जैसे आप जब अपना टाइम टेबल बनाते हो तो आप अपना टाइम टेबल बनाते वक्त कई सारे और दूसरे टाइम टेबल्स को भी रखते हो अपने सामने कि इन्होंने कैसा टाइम टेबल बनाया था, तो वैसा ही भारत की संविधान सभा ने भी किया कि संविधान बनाते वक्त दुनिया भर के 60 संविधानों को पढ़ा,
और उसमें से उनको जो इम्पोर्टेंट अच्छी चीज लगी वो उन्होंने अपने संविधान में अडॉप्ट कर ली। तो वो सारे कहलाएंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारत के संविधान में किस किस संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, ये पढ़ना है हमको बस इस टॉपिक के अंदर। कौन सा देश या किस देश का संविधान और उस देश के संविधान से कौन सी चीज अडॉप्ट की गई। अब उस अडॉप्शन की प्रोसेस में वो कानून या वो एक्ट जिससे हमारे बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए, बहुत सारे प्रोविजंस, उस कानून का नाम है, पहला सोर्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी सिलसिले में हमने बात की थी कि देखो किसी भी संविधान को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि एक तो है उस संविधान का फिलॉसफिकल पार्ट और दूसरा है उस संविधान का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट या फिर उसको बोलते हैं प्रोसीजरल पार्ट। फिलॉसफिकल पार्ट से हमारा क्या मतलब है? संविधान का फिलॉसफिकल पार्ट का मतलब है कि वो संविधान के आइडियल्स, प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो संविधान किस तरीके की समाज की स्थापना करना चाहता है, समाज को किस दिशा में आगे ले जाना चाहता है, लोगों से क्या वादे किए जा रहे हैं। तो वो जो आइडियल्स हैं, आदर्श हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन आदर्श और प्रिंसिपल्स किसी भी देश का संविधान वो बताता है कि हम, जैसे हमारा संविधान पढ़ेंगे हम भारत का संविधान, और उस संविधान का जब शुरुआती पार्ट पढ़ेंगे, किसी भी किताब की शुरुआती पार्ट होती है उसका इंट्रोडक्शन, वैसे ही भारत के संविधान का एक किताब है वो, उस संविधान का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम बोलते हैं प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो अगर हम जब भारत के संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल पढ़ेंगे तो हमको दिखेगा कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, भारत के समाज को कैसा बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम चाहते हैं कि लिबर्टी आए, समाज में कैसा हो, लिबर्टी हो मतलब फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, न्याय हो, हम इस तरीके का समाज बनाना चाहते हैं। तो ये जो है वो हमारे संविधान का कौन सा हिस्सा कहलाएगा? फिलॉसफिकल पार्ट। ठीक, जो आइडियल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बनाना, जो संविधान जिस तरीके की समाज की परिकल्पना करता है कि इस तरीके का समाज हमारा बनेगा आगे चल के, हम ऐसा बनना चाहते हैं। उसके अलावा फिर जो दूसरा हिस्सा है संविधान का वो कहला रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोसीजरल पार्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोसीजरल पार्ट का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे बात की जाएगी कि कैसे चीज़ें बनेंगी, चीज़ें कैसे होंगी, मतलब जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ढांचा, स्ट्रक्चर मतलब कि सरकार कैसे बनेगी, चुनाव कैसे होंगे, सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार होंगे, जजेस कैसे आएंगे, एमपीज का चुनाव कैसे होगा, पार्लियामेंट कैसे चलेगा, पार्लियामेंट के अंदर कितने सदन होंगे, इस तरीके की जो बातें हैं वो क्या कहलाएंगी? एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोसीजरल पार्ट। तो भारत के संविधान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोसीजरल पार्ट है उसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके हिसाब से ही हमने अपना संविधान का प्रोसीजरल पार्ट बनाया हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले नंबर पे हमने कौन सा सोर्स लिख लिया? जहाँ से हमारे संविधान का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोसीजरल पार्ट जो हमने लिया है वो यहाँ से लिया है। तो अब आपके पेपर में सोर्सेस को लेके प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपको या तो वो फीचर दे देगा कि ये फलाना फीचर है, बताओ किस देश से लिया गया है, या पूछेगा देश का नाम दे देगा और पूछेगा बताओ इस देश से कौन सा फीचर लिया गया है। मेंस में ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में फैक्ट के रूप में पूछे जाएंगे या प्रीलिम्स के जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके सब्जेक्ट में, वही मेंस के अंदर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या बनेंगे? 2 नंबर के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, तो 2 नंबर में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि वही कि इस देश के संविधान से क्या लिया गया या फलाने फीचर्स किस देश के संविधान से लिए गए, आपको एक सेंटेंस में उसका आंसर लिखना होगा। 2 वर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उसकी वर्ड लिमिट है हमारे पास 20 वर्ड्स। ठीक, 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स के अंदर हमको क्या करना है, उसको लिखना है। तो उतने वर्ड्स लिमिट के अंदर आपको लिखना होगा, एक कंप्लीट सेंटेंस बना के आप लिख दोगे। आगे चल के हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आप पॉइंट जो है वहाँ पे लिख लेना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और अब उसके अंदर लिखना उससे लिए गए प्रोविजंस।
पहला है फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम। अब ये फेडरल स्कीम का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हम भारत की बात करें तो आपको पता होगा कि भारत में हमको एक तो केंद्र का स्तर दिखता है, सेंट्रल लेवल, और दूसरा हमको राज्यों का स्तर दिखता है, स्टेट लेवल। ठीक, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। अब सेंट्रल लेवल पे आपको एक बॉडी दिखती है जिसका नाम है पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पे आपको एक बॉडी दिखती है जिसका नाम है विधान सभा, विधानसभा, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दोनों ही जगहों पे क्या काम होता है? यहाँ पे कानून बनाने का काम होता है। काम क्या है? लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग को ही पॉलिटी की भाषा में बोला जाता है लेजिस्लेशन। क्या बोलते हैं उसको? लेजिस्लेशन। कानून बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग। तो कानून जो है दो स्तर पे बन रहा है, केंद्र के स्तर पे भी और स्टेट के स्तर पे भी। फिर ये जो कानून पार्लियामेंट बनाएगा उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र के पास है अपनी अलग सरकार। सरकार का मतलब है एग्जीक्यूटिव। सरकार का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब है किससे मिलके बनती है ये? इसमें होते हैं बहुत सारे मंत्री। मंत्री मतलब मिनिस्टर। मिनिस्टर्स के ग्रुप को हम पॉलिटी में क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। केंद्र में उन मिनिस्टर्स में से जो सबसे ताकतवर मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर का पद का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये कहलाई केंद्र की सरकार। वैसे ही जो स्टेट लेवल पे विधानसभा ने जो कानून बनाए, स्टेट लेवल पे विधानसभा ने जो कानून बनाए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या होगी? स्टेट की गवर्नमेंट होगी, मतलब स्टेट की गवर्नमेंट होगी, मतलब स्टेट की एग्जीक्यूटिव होगी। वो एग्जीक्यूटिव किससे मिलकर बनेगी? मिनिस्टर से। उस मिनिस्टर के ग्रुप को क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उन मिनिस्टर के ग्रुप में जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होगा उसका नाम क्या होगा? चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये क्या हो गई? स्टेट की सरकार हो गई। तो स्टेट का जो असेंबली है उसने जो कानून पास किए उसको इम्प्लीमेंट करेगी स्टेट की सरकार, और पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसको इम्प्लीमेंट करेगी केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार अभी जैसे हम जानते हैं मोदी सरकार के नाम से। राज्य की, हमारे राज्य की बात करें तो हमारे राज्य की सरकार हम किस नाम से जानते हैं? यादव के नाम से। मोहन यादव जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, डॉक्टर मोहन यादव, उनके नाम से जानते हैं। ठीक, ये जो व्यवस्था हमने कर दी, ये जो व्यवस्था हमने की है, इस व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? हाँ, इसी व्यवस्था का नाम है फेडरल या फेडरेशन। ठीक, या इसको बोलेंगे फेडरल। केवल आप अभी फेडरेशन में कंफ्यूज ना हो जाओ, तो यहां लिख दिया केवल फेडरल। इसका मतलब क्या है कि फेडरल व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है, या फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे शक्ति का बंटवारा है, जहां पे पावर का क्या है? डिवीजन है, बंटवारा है शक्तियों का। मतलब कानून बनाने की शक्ति एक जगह नहीं है, बल्कि कहाँ है? दो जगह है। कानून को इंप्लीमेंट करने की शक्ति भी एक जगह नहीं है, बल्कि कहाँ है? दो स्तर पे है। तो ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं फेडरल व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। और ये फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से लिया हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखना। दूसरा है ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर। तीसरा है जुडिशरी। ऑफिस ऑफ गवर्नर। तीसरा है जुडिशरी। नेक्स्ट है
चौथा है पब्लिक सर्विस कमीशंस। पब्लिक सर्विस कमीशंस। अगला है, मैं भी आ रहा हूं, सब पे आ रहा हूं अभी। पब्लिक सर्विस कमीशंस। अगला है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस। और लास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। लास्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल जो हमने यहाँ पे पीछे देखा था, पीछे हमने क्या देखा कि किसी भी संविधान का जो प्रोसीजरल या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो मैंने क्या बताया था आपको कि हमने अपना प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल ज़्यादातर कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो वही चीज़ आपने वहाँ लिखी है। अब देखो एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो तो आपसे फीचर्स पूछे जाएंगे, वो आपको याद रखना है और वो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे हमने क्या देखा, क्या लिया यहाँ से? फेडरल सिस्टम हमने समझ लिया। दूसरा क्या देखा? ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब देखो यहाँ पे सवाल पूछेगा और आपको करेगा कंफ्यूज। कैसे करेगा अब मैं बता रहा हूँ। अगर आपने सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। कैसे गलत होगा मैं बताता हूँ। दो अलग अलग प्रोविजंस हैं जो दो अलग अलग संविधानों से या दो अलग अलग जगह से लिए गए हैं। पहला है ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो कहाँ से लिया गया है? 1935 से हमने क्या लिया है? ऑफिस ऑफ गवर्नर की राज्य के स्तर पे जो राज्य का एग्जीक्यूटिव है उसका हेड होगा गवर्नर। ये प्रावधान जो है ऑफिस कहाँ से लिया है हमने? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक। दूसरी चीज है कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है, क्या है? गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है ये हमने कहीं और से लिया है। अभी आगे आएगा, अभी बता नहीं रहा हूं, आगे चल के भी देखेंगे, इसी सोर्सेस में पढ़ेंगे हम। तो फॉर एग्जांपल अगर आप प्रीलिम्स की परीक्षा में बैठे हो और आपने देखा गवर्नर और उसमें पूछा है सोर्स के बारे में, आपको समझ आएगा कि सोर्स पूछ रहा है कि गवर्नर कहाँ से लिया, पर आपने उसका केवल गवर्नर देखा और ऑप्शन नंबर पहले पे था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और आपने लगा दिया। आपको लगा कि आपका सवाल हो गया सही। बाद में जब आप चेक करने गए आपको दिखा कि आपका आंसर है गलत। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस ऑफ गवर्नर नहीं पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ये कहीं और से लिया है। तो इसलिए खास तौर से, ये तो खैर जनरल स्टेटमेंट है कि आप क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। पर पॉलिटी के अंदर ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर वर्ड का एक अपना अलग मीनिंग है। अगर आपने किसी वर्ड को स्किप कर दिया तो आंसर एकदम जो है वो क्या होगा, पलट जाएगा। और अगर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँगा तो मुझे पता होगा कि एग्ज़ाम प्रेशर में आप जैसे ही गवर्नर देखोगे आपके दिमाग में सबसे पहले चीज़ 1935 का एक्ट आएगा, और इसलिए मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में क्या डालूंगा? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही डालूंगा, और आप उसको मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। इसलिए ध्यान से पढ़ना। तो पहला इसमें जो गच्चा है वो ये है, गवर्नर वाला। ठीक। दूसरा गच्चा इसमें है, आपने एक और प्रोविजन लिखा, उसमें वो लिखा इमरजेंसी प्रोविजन। लिखा आपने इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब है, आगे चल के हम देखेंगे कि भारत के संविधान में जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस भी तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं कि सरकार बनेगी कैसे, कैसे काम चलेगा, सेंटर क्या काम करेगा, स्टेट क्या काम करेगा, इस सेंटर की क्या जिम्मेदारियां हैं, स्टेट की क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब जो भी तरीके की बात की गई है, जो भी बात की गई है संविधान के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में जब चीज़ें नॉर्मल ना चले, जब कुछ आपदा का अवसर आ जाए, जब स्थिति कुछ गंभीर हो जाए, तो उस गंभीर स्थिति को ही क्या बोलेंगे? इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी हो गई। तो ऐसी तीन तरीके की इम्प्रोबेबल या तीन तरीके की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को संविधान के निर्माताओं ने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी और ऐसा भी हो सकता है। तो तीन तरीके के भारत के संविधान के अंदर हमको मिलेंगी इमरजेंसी
कि 3 बातें मिलेंगी कि 3 तरीके की इमरजेंसी हो सकती है। 352, 56 और 360 के अंदर देखेंगे आर्टिकल में 3 तरीके की क्या हो सकती है इमरजेंसी। अब जब ऐसा कोई दौर आएगा जब इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, तब जो भी नॉर्मल काम है सेंटर के, स्टेट के, या सेंटर और स्टेट के बीच के जो भी संबंध है वो एकदम बदल जाएंगे। क्या होंगे वो? उसमें एकदम फंडामेंटल, एकदम मूलभूत परिवर्तन हो जाएगा। टेम्पररी रहेगा हालांकि उस वक्त के लिए, जब तक सिचुएशन गंभीर है उस वक्त के लिए जो कंडीशंस हैं, जो रूल है, जिस तरीके से गवर्नेंस हो रहा है, उसमें एकदम बहुत फंडामेंटल चेंज जो है वो आ जाएगा। जब वो कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी तो वापस से शासन व्यवस्था भी बैक टू नॉर्मल आ जाएगी। ठीक। अब इमरजेंसी के प्रोविजंस जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब अगर आपने एग्जाम के वक्त ये ध्यान से नहीं पढ़ा कि इमरजेंसी प्रोविजन पूछ रहा है, क्योंकि इसी से रिलेटेड दूसरी चीज है, वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर आपने केवल इमरजेंसी पढ़ के सवाल का जवाब लगा दिया 1935 एक्ट, बाद में ध्यान से पढ़ा, आपको देखा कि वो इमरजेंसी के प्रोविजन कहाँ से लिए गए, ये नहीं पूछ रहा था, वो तो बल्कि पूछ रहा था कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। यह सब हम पढ़ेंगे आगे कि इमरजेंसी के दौरान हमको मिलने वाले जो अधिकार हैं वो कुछ समय के लिए, सस्पेंशन मतलब टेम्पररी होता है, टेम्पररीली वो अधिकार क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं या हमको नहीं मिलते। तो ये प्रोविजन हमने किसी और देश के संविधान से लिया है। आदि बात समझ में? इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंड हो जाना, कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, ये सारी बातें ये कहाँ से लिए हमने? किसी और देश के संविधान से। तो ये दो बहुत, अब ये इसी में गच्चा है, और पॉलिटी के अंदर ऐसे ही गच्चा वाले सवाल पूछता है वो, जहाँ पे कंफ्यूजन का क्या होता है? स्कोप होता है, जहाँ पे आप प्रेशर की सिचुएशन में गड़बड़ इंटरप्रिटेशन कर सकते हो या कुछ और समझ के कुछ और जवाब लगा दो। ठीक। इसके अलावा बाकी चीज़ें तो कॉमन है। वहाँ पे हमने लिखा था पब्लिक सर्विस कमीशंस। कमीशंस का मतलब है 2 बॉडी, है ना, प्लूरल लिखा है ना वहाँ पे। कमीशंस का मतलब क्या है कि एक कमीशन सेंट्रल लेवल पे पीएससी और एक कमीशन स्टेट के लेवल पे। तो जो पीएससी सेंट्रल लेवल पे पहले हुआ करता था आज़ादी के पहले, उसको बोलते थे फेडरल पीएससी। क्या बोलते थे? फेडरल पीएससी। आज़ादी के बाद यही फेडरल पीएससी बन गया यूपीएससी। और आज़ादी के पहले जो राज्यों के स्तर पे पीएससीज होते थे, राज्यों को उस समय बोला जाता था प्रोविंस। आज के जो राज्य हैं वो तब के क्या थे? ब्रिटिश टाइम के प्रोविंस थे। तो उनको क्या बोला जाएगा? प्रोविंशियल पीएससीज। बाद में वो प्रोविंशियल पीएससीज किस में कन्वर्ट हो गए? स्टेट पीएससीज में। जैसे हमारे यहाँ का सबके अपने अपने क्या हो गए? पीएससी। तो इसलिए वहाँ क्या लिखा है? तो ये पीएससीज का प्रोविजन भी हमने कहाँ से लिया? 1935 के एक्ट से। फिर अगला प्रोविजन क्या लिया? जुडिशरी का। ठीक। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जो हमने कहाँ से लिए हैं? 1935 के एक्ट से। ठीक। अगला, हाँ, क्या क्या क्या? नहीं मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। अच्छा नहीं, प्रेसिडेंट इसके अंदर नहीं है, केवल गवर्नर है। ठीक। सेकंड, ये पहला सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स है, पहला सोर्स खत्म हो गया, उसके सारे फीचर्स हो गए, इंपॉर्टेंट फीचर्स। अगला है सेकंड सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पहला चीज जो हमने ली है, पहला फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। दूसरा है रूल ऑफ लॉ। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। दूसरा है रूल ऑफ लॉ। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट है
तीसरा है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, तीसरा है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। अगला है कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम। नेक्स्ट है, अगला है प्रेरोगेटिव रिट्स, अगला है प्रेरोगेटिव रिट्स। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। और आखिरी है बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म। ठीक, चलो इसी से शुरू कर देते हैं। बाई कैमरलिज्म क्या है? देखो, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि भारत में कानून बनाने का काम दो स्तर पे हो रहा है। भारत का जो सिस्टम है वो कैसा है? फेडरल है। अभी हमने देखा फेडरल का मतलब है कि शक्तियों का जो है वो क्या किया, कर दिया हमने, बंटवारा कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन कर दिया है। जो भी काम होगा वो दो स्तर पे हो रहा है। कानून बनाने का काम दो स्तर पे, कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम दो स्तर पे। अब जो सेंट्रल लेवल पे जो कानून बनाने की संस्था या बॉडी है उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट। हिंदी में पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? संसद। ठीक है। अब ये जो भारत का पार्लियामेंट है उसके दो सदन हैं। क्या है उसके? दो सदन हैं, दो हाउसेस हैं। ठीक, एक हाउस कहलाता है लोअर हाउस और दूसरा हाउस कहलाता है अपर हाउस। भारत के पार्लियामेंट का लोअर हाउस का हिंदी का नाम है लोकसभा, अंग्रेजी का इसका नाम है हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। भारत के पार्लियामेंट का अपर हाउस का हिंदी का नाम है राज्यसभा, राज्यसभा का अंग्रेजी का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। किसी भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन, पार्लियामेंट भी एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव बॉडी है। किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी या ऑर्गन के अगर दो सदन होंगे, ऐसी भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि किसी लेजिस्लेटिव बॉडी का एक ही हाउस हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि भारत में ज्यादातर जो विधानसभाएं हैं, मतलब स्टेट की लेजिस्लेटिव, स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो आप वहां पाओगे कि ज्यादातर वहां स्टेट में केवल एक ही हाउस है, सिंगल हाउस वहां की लेजिस्लेचर में, और उस हाउस का नाम है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधान सभा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में जहां कानून बन रहा है वो है मध्य प्रदेश की विधानसभा, एक ही हाउस है। लेकिन पार्लियामेंट जहां कानून बन रहा है केंद्र पे, वहां पे दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो किसी भी विधान मंडल में, किसी भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन, लेजिस्लेटिव बॉडी में अगर हाउसेस दो होंगे तो इस ही प्रिंसिपल को बोला जाता है बाई कैमरलिज्म। बाई का मतलब होता है दो और कैमरल का मतलब है हाउसेस। तो क्या हो गया? टू हाउसेस, मतलब बाई कैमरलिज्म। और जिन राज्य के विधान लेजिस्लेचर्स में जहां केवल, जैसे एमपी जैसे राज्य, ज्यादातर राज्य भारत में ऐसे ही हैं जहां पे केवल एक ही हाउस है, तो उसको बाई कैमरलिज्म की जगह क्या बोलेंगे हम? यूनी कैमरलिज्म। यूनी का मतलब क्या है? एक, तो एक हाउस, यूनी कैमरलिज्म। तो राज्यों के स्तर पे ज्यादातर जगह, ज्यादातर राज्यों में यूनी कैमरलिज्म है, पर पार्लियामेंट में जो है वो क्या है? बाई कैमरलिज्म। ये बाई कैमरलिज्म का फीचर हमने कहां से लिया?
ब्रिटेन से, ठीक। फिर क्या लिखा आपने, पहला सबसे पहले क्या लिखा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब देखो, मैं आपको इसलिए भी एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ क्योंकि वो जो लोग जो नया हैं उसको इसी ऐसी टर्म से ही हम पुराने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करते जाएंगे। जैसे फेडरल हमने समझ लिया, ठीक, इसलिए मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। फिर हमने क्या बोला, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये तो खैर आज नहीं समझ पाएंगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा। दूसरा बताओ आगे क्या लिखा है, रूल ऑफ लॉ। ये आसान है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कि किसका राज है, रूल मतलब राज और कानून मतलब लॉ। तो राज किसका है, कानून का राज है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि वैसे आपको इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इतिहास में थोड़ा पीछे चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। कि पीछे जब डेमोक्रेसी हमारे पास नहीं थी, जब हमारे पास जिस तरीके की शासन व्यवस्था थी वो ज़्यादातर दुनिया भर के सारे देशों में, भारत में भी आप एंशिएंट और मिडिवल टाइम में देखोगे तो वो व्यवस्था आपको मिलेगी मोनार्की, राजशाही। अब राजशाही में रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल बाय किंग है, रूल बाय वन इंडिविजुअल है, और वो जिस हिसाब से रूल बनाना चाहे उस हिसाब से रूल बना सकता है। तो ऐसी व्यवस्था से लोगों का होता है नुकसान, जो जनता है उसका ऐसी व्यवस्था में क्या होगा, नुकसान होगा। जनता का फायदा तभी होगा जब कानून का क्या होगा, राज। तो ये रूल ऑफ लॉ मतलब कानून बना दिया और कोई भी व्यक्ति, सारे व्यक्ति अब कानून के अधीन हैं, और सर्वोपरि जो है वो कौन है, कानून है। कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई एक कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। सारे लोग जो है वो किसके अधीन है, कानून के अधीन है। जो सर्वशक्तिमान है वो कौन है, कानून है। देश का शासन किसके हिसाब से चलेगा, जो एस्टैब्लिश्ड कानून की प्रक्रिया है उसके हिसाब से। तो अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया था रूल ऑफ लॉ का। तो ये रूल ऑफ लॉ का आइडिया कहाँ से लिया है हमने, ब्रिटेन के पार्लियामेंट से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के पार्लियामेंट नहीं सॉरी, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक। इसके आगे कल देखते हैं, ठीक। चलो, थैंक यू।